हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ट्रंप को लगने वाला है बड़ा तगड़ा झटका। निकल जाएगा ट्रंप का सारा शांति का प्लान। दोस्तों, भारत में जुटेंगे 30 देशों के आर्मी चीफ। शांति प्लान पर होगी बात, दुनिया भर के शांति मिशन पर होगी चर्चा। बताएंगे गाजा में शांति विराम के लिए इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाने के बाद ट्रंप का उद्देश्य शांति दूत बनकर नोबेल पुरस्कार लेने की कोशिश में। लेकिन दोस्तों, इस बीच भारत में बहुत बड़ी शांति की बैठक होने वाली है दोस्तों, जो ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका देगी। बताएंगे आखिर भारत में सैन्य शक्तियों का जमावड़ा अचानक से कैसे लगने वाला है। तो दोस्तों, उधर हम यूं ही नहीं कह रहे दोस्तों कि ट्रंप का शांति का प्लान वाकई में भंग हो चुका है। ट्रंप नहीं ले पाएंगे नोबेल शांति पुरस्कार। हम ऐसा क्यों कह रहे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताएंगे। ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन पड़ा पाकिस्तान और अरब देशों को। भारी मुसलमानों ने किया जमकर विरोध, तो पाकिस्तान ने ले लिया यू टर्न। दोस्तों, बताएंगे ट्रंप के सामने नंबर बनाने के लिए शहबाज ने कर दिया था गाजा पर शांति प्लान का समर्थन, जिसके बाद पाकिस्तान लौटते ही दोस्तों शहबाज शरीफ के बदल गए सुर। बताएंगे कैसे पाकिस्तानियों ने घेरा शहबाज को, तो वही ट्रंप ने कैसे नेतन्याहू को बनाया बलि का बकरा, और कैसे ट्रंप की चेतावनी के आगे नहीं झुकेगा हमास, उल्टा ट्रंप को ही दे दिया बड़ी और तगड़ी धमकी। तो वहीं दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ के बीच पहली बार भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। डेट हो गया फाइनल, सुनकर ट्रंप की हालत होने वाली है खराब। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि ट्रंप शांति लाने का दिखावा करते हैं, जबकि रियलिटी सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाने का है। वो तब तक शांति का दिखावा कर रहे हैं जब तक उनको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिल जाता। उसके बाद दुनिया भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं। जबकि अपना भारत नेचुरल तरीके से दुनिया में शांति चाहता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में शांति दूत बनने के लिए कई जतन करते दिखाई पड़ रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, हमास, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और न कितने ऐसे देश जिनके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए ट्रंप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। गाजा में शांति विराम के लिए इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया। ट्रंप का उद्देश्य शांति दूत बनकर नोबेल शांति पुरस्कार लेने की कोशिश में है। इसी बीच दोस्तों, भारत में शांति की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। ट्रंप से भी बड़ी शांति की बैठक। जी हां, भारत में सैन्य शक्तियों का तगड़ा जमावड़ा लगने वाला है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के शक्तिशाली 30 देशों के सेना प्रमुख नई दिल्ली में जुटने वाले हैं। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशनों के लिए सेना भेजने वाले हैं। नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक कॉन्क्लेव ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री बैठक का आयोजन होगा। इसमें 30 देशों के सेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में शांति स्थापना में देशों की जिम्मेदारी, अनुभव और सहयोग पर चर्चा होगी। आपको बता दें दोस्तों, जिनको नहीं पता, दरअसल भारत ने साल 1950 से लेकर अब तक 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं। शांति सैनिक अक्सर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करते हैं और 182 सैनिकों ने अपने प्राणों की बलिदान दी है। भारत पहली बार 2007 में लाइबेरिया में ऑल वुमन पुलिस कंटिंजेंट भेजने वाला देश बना। वर्तमान में सभी मिशनों में महिला टीम्स यानी FETs शामिल हैं, जो महिलाओं को संघर्ष क्षेत्रों में सशक्त बनाती है। दोस्तों, ऐसे में ट्रंप का शांति नहीं बल्कि इसे कहते हैं असली शांति करवाना। भारत का मानना है कि शांति स्थापना सिर्फ सैन्य जिम्मेदारी नहीं बल्कि वैश्विक शांति और मानवता के लिए साझा कर्तव्य है। ये बैठक बहुपक्षीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को मजबूत करने का एक प्रयास है। दोस्तों, इसके लिए भारत को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, चौंकाने वाली खबर कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर दबाव डाल करके उससे अपनी बात कहलवाने की कोशिश करते हैं। रियलिटी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मुसलमानों ने किया पाकिस्तान और अरब देशों का तगड़ा विरोध। ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन पड़ गया भारी। मुसलमानों ने कह दिया कौम है गद्दारी। जी हां दोस्तों, 2 साल से जारी गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव अब मुस्लिम देशों के लिए राजनीतिक संकट बन गया है। पाकिस्तान और कई अरब राष्ट्रों पर फलस्तीन के मुद्दे से धोखा करने का आरोप लग रहे हैं। ट्रंप के गाजा शांति प्लान में फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा को
अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस से चलाने की शर्त शामिल है। योजना के तहत इजराइल को चरणबद्ध तरीके से गाजा से हटना था, बंधकों की अदला बदली होनी थी और अरब देशों को पुनर्निर्माण का खर्च उठाना था। बदले में फलस्तीन को भविष्य में राज का स्पष्ट वादा किया गया। दोस्तों, कागज पर यह प्रस्ताव एक रोड मैप जैसा दिखा, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे उस माह की गद्दारी करार दिया गया। जिन मुस्लिम देशों ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, वे इस समझौते से उसकी मौजूदगी को स्वीकारते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार की कथित मंजूरी को भारी विरोध झेलना पड़ा है। दोस्तों, बता दें कि कराची स्थित डॉन अखबार ने लिखा है कि राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इसे 2 स्टेट सरेंडर बताया, जिसमें तराजू पूरे तरीके से इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। आलोचकों का कहना है कि ये डील फलस्तीनियों से संप्रभुता छीनती है, जनसंहार के बाद इजरायली सुरक्षा घेरे को वैध ठहराती है और गाजा की किस्मत को अमेरिका और अरब देशों के मर्जी पर टिका देती है। इसी वजह से इस प्रस्ताव को मानने वाले मुस्लिम देशों को अब उस माह का गद्दार कहा जा रहा है। दोस्तों, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब यू टर्न लेने वाला है, यानी कि ट्रंप के सामने दबाव में आकर शहबाज शरीफ ने अपना नंबर बनाने के लिए ट्रंप के आगे हाँ में हाँ तो मिला दिया, पूरा सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान लौटते ही जो पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ पर झपटने की कोशिश की इस मुद्दे पर कि भैया तुम अमेरिका जाकर के अपनी बेइज्जती करवा कर आए हो, वहां से हार कर लौटे हो। जो हमारा उद्देश्य था कि इजराइल हमारे लिए देश है ही नहीं, तुमने यहाँ पर ट्रंप का समर्थन करके, गाजा शांति प्लान का समर्थन करके क्लियर बता दिया कि इजराइल एक देश है जो कि हम कभी नहीं चाहते थे, जबकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था। पाकिस्तान के संस्थापक अली जिन्ना ने हमेशा से ये कहा है कि इजराइल कोई देश है ही नहीं, लेकिन शहबाज की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इजराइल को एक देश की तरह मान्यता दे दिया। अपनी जनता का दोस्तों विरोध देखते हुए अब शहबाज सरकार ट्रंप के प्रस्ताव पर यू टर्न लेती नजर आ रही है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री इशाक डार ने डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव से पाकिस्तान को अलग करते हुए इसे अमेरिका का दस्तावेज करार दिया है। तो वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस शांति समझौते के पक्ष में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर इशाक डार ने कहा कि हमने जो दस्तावेज भेजा था ये वो है ही नहीं। इस प्रस्ताव में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम शामिल करना चाहते हैं, अगर वे शामिल नहीं है तो उन्हें शामिल किया जाएगा। ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए नए प्रस्ताव को भारत, चीन, रूस समेत 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने सराहा है। इन देशों में से पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर यू टर्न लेता नजर आ रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने शरीफ और आसिम मुनीर को इस मुद्दे पर बातचीत में शामिल बेहद सक्रिय विश्व नेताओं में शामिल किया। ट्रंप ने कहा, जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें से अधिकतर के साथ हमारे साथ थे, बाकी लोग फोन पर या अगले दिन मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ थे, ये अविश्वसनीय है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इससे कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि शहबाज शरीफ और मुनीर जब ट्रंप के सामने थे तो ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन पाकिस्तान वापस लौटने के बाद शहबाज की हेगड़ी पाकिस्तानियों ने निकाल दी। और वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस गाजा प्लान का समर्थन करके पाकिस्तान को तगड़ा मैसेज दे दिया। लेकिन ट्रंप ने जो पाकिस्तान के साथ उम्मीदें लगाई दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि शहबाज उनकी बात को नहीं काटेंगे, अब रियलिटी दिखने वाला है। आने वाले 1 से 2 दिनों में आप देखिएगा पाकिस्तान इस प्लान से अपना समर्थन वापस ले लेगा, जिससे असलियत पता चलेगी ट्रंप को कि भरोसेमंद साथी पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि भारत को। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें कैसे नेतन्याहू को बलि का बकरा बनाया। दोस्तों, ट्रंप ने दरअसल पहले माफी मंगवाई और अब नेतन्याहू को ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी। कह दिया कतर पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कतर की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इस आदेश में कहा गया है कि अगर किसी देश ने दोहा पर हमला किया तो अमेरिका आवश्यकता होने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। ये कदम इजराइल के हालिया एयर स्ट्राइक और व्हाइट हाउस में पीएम नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद उठाया है। दोस्तों, आदेश में दोनों देशों के घनिष्ठ सहयोग और साझा हित का हवाला देते हुए बाहरी हमले के विरुद्ध कतर की रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देने का संकल्प जताया गया है। आदेश में कहा गया कि अमेरिका कतर के क्षेत्र संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। यानी कि ये सुरक्षा की गारंटी इजराइल को एक तरीके से बाध्य करेगा कि वो कतर पर हमला ना कर पाए। यानी कि दोस्तों, ट्रंप ने इजराइल के साथ एक तरीके से मोय मोय कर दिया। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य लिखकर बताइएगा। इतना ही नहीं बता दें
इधर हमास ने भी ट्रम्प के पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों ट्रम्प की चेतावनी के आगे नहीं झुकेगा हमास, दे दिया ऐसा बड़ा संदेश। जी हाँ, इजराइल ने तो इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन हमास की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संभावना है कि हमास इसको ठुकरा दे, क्योंकि उनका मानना है कि ये योजना पूरे तरीके से इजराइल के हितों को साधती है और फलस्तीनी पक्ष की मांगों को नजरअंदाज करती है। हमास के एक उच्च अधिकारी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि समूह को योजना की कई शर्तों पर गहरी आपत्तियां हैं, विशेष रूप से हमास के हथियारों को समर्पण करने और नष्ट करने की मांग तथा गाजा में अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती को लेकर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रस्ताव केवल इजराइल के फायदे के लिए है और फलस्तीनियों की अनदेखी करता है। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां ट्रम्प की टेंशन बढ़ाने टैरिफ के बाद पहली बार भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, डेट हो गया फाइनल। दोस्तों कब होगी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात, आपको बता दें अमेरिका के साथ रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख तय हो चुकी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी महीने में 5 से 6 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। ऐसे में अमेरिका से जारी तनाव के बीच व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टेंशन बढ़ सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले शिखर सम्मेलन की तैयारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भी भारत आने की उम्मीद है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा बोले तो यूएनजीए के 80वें सत्र में यह घोषणा की है कि रूसी राष्ट्रपति की दिसंबर महीने में भारत यात्रा की योजना है। इस दौरान लावरोव ने भारत रूस के संबंधों को लेकर द्विपक्षीय एजेंडे की गहराई पर भी बयान दिया, जिसमें व्यापार, सैन्य और तकनीकी सहयोग, फाइनेंस, मानवीय मामले, हेल्थ केयर, हाई टेक्नोलॉजी, एआई और एससीओ और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निकट समन्वय शामिल है। दोस्तों पुतिन ने पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को भारत का दौरा किया था और 6 दिसंबर 2021 के बाद उनका ये अब दौरा होने वाला है। जब उनका यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों, तभी वो दिल्ली आए थे और अचानक वापस चले गए थे। ऐसे में इस नए डेट्स के लिए और दिल्ली आने के लिए उनको आप मोस्ट वेलकम टू इंडिया पुतिन जरूर कमेंट में कहिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां इतना ही नहीं दोस्तों, आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़े बड़े दिग्गज भी मिलने वाले हैं। बता दें अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध के बाद पहली बार मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 26 से 27 अक्टूबर को 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। मलेशिया ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो ये पहला बड़ा मंच होगा जहां भारत पर लगाए गए टैरिफ लागू होने के बाद दोनों नेता आमने सामने होंगे। जी हां, यानी कि दोस्तों 26-27 अक्टूबर में ट्रंप की मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय सेना के साथ राजनाथ सिंह जी ने मनाई विजयादशमी। क्या कहा जवानों को उन्होंने, बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर भुज में सशस्त्र बलों के जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने जवानों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और देश की सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और जवानों की भूमिका पर विस्तार से बात की। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक के क्षेत्र में लगातार नई संभावनाएं और चुनौतियां उभर रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जिसे आधुनिक तकनीक माना जाता था वो आज तेजी से पुरानी हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि पारंपरिक खतरे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और सूचना युद्ध जैसी नई चुनौतियों ने जोखिमों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इनसे निपटना सिर्फ हथियारों से संभव नहीं है, मानसिक शक्ति, अद्यतन ज्ञान और त्वरित अनुकूलशीलता भी उतनी ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट में हैप्पी दशहरा जरूर कह दीजिएगा अपने भारतीय सेनाओं को।
को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट देने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद, बता दिया सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे आसिम मुनीर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरीके से मात खाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर बार बार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। अब ये बात पाकिस्तानी सांसद को ही नागवार गुजर रही है। पाकिस्तानी सांसद ML वली खान ने मुनीर के हालिया अमेरिकी दौरे पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। न्यूज 18 के मुताबिक पाकिस्तानी सांसद खान ने संसद में सवाल किया कि आखिर किस हैसियत और आधार पर आसिम मुनीर ने ट्रंप को दुर्लभ खनिज गिफ्ट किया। आपको बता दें कि जब मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी तो अपने साथ उनके लिए दुर्लभ खनिज भी लेकर गए थे। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर उस समय किसी सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे जो किसी भी तरह कुछ चीज बेचना चाहता है। शहबाज शरीफ को मैनेजर बताते हुए सांसद ने कहा कि वो पूरा ड्रामा दिखा रहा था। मुनीर विदेश के दौरे कर रहे हैं और कूटनीतिक बैठकों को अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे देश और उसके संविधान पर मजाक है। कोई लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान में तानाशाही है और ये संसद की अवमानना है। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान और PCB ने मानी हार, आखिरकार सौंपी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी। दोस्तों पाकिस्तान और PCB ने आखिरकार हार मान ली है। टीम इंडिया को अब एशिया कप की ट्रॉफी मिल गई है। अब तक अपनी ऐठ में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी हेकड़ी निकल गई। पता चला है कि ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से UAE क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप की ट्रॉफी दे दी गई है। जल्द ही इसे BCCI को सौंप दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ही 5 विकेट से हराकर 28 सितंबर को इस खिताब पर कब्जा किया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अजय रहते हुए एशिया कप जीतने में कामयाबी हासिल की थी। जब ट्रॉफी पर मिलने की बारी आई तो मंच पर PCB के चीफ मोहसिन नकवी आकर खड़े हो गए। मोहसिन ही अभी ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उसी हैसियत से वे ये ट्रॉफी देने आए थे, लेकिन टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि वे मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हालांकि मोहसिन बेशर्मी के साथ मंच पर खड़े रहे, बाद में वे ट्रॉफी लेकर चले गए। इसके बाद हंगामा मचा। जी हाँ दोस्तों, अब हार कर उसने ट्रॉफी वापस कर दी और माफी भी मांगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, भारत रूस की दोस्ती में एक नया आयाम देखने को मिला है। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर किया है विशेष मैकेनिज्म संवाद। बता दें, भारत और रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर छठा विशेष मैकेनिज्म संवाद मॉस्को में आयोजित किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने चल रहे संघर्षों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ये वार्ता दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कुंपोर ने किया। रूस की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने किया। भारत के मॉस्को दूतावास ने ट्वीट करके बताया कि दोनों देशों ने वर्तमान संघर्ष और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा पर विचार विमर्श किया। वहीं आपको बता दें, भारत से चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट उड़ान भरने को है तैयार। बस चीनी एयरलाइंस को है इस बात का इंतजार। दरअसल भारत चीन के बीच 2020 से बंद पड़ी सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भारतीय एविएशन रेगुलेटर DGCA के पास पेंडिंग पड़ी चीन की 3 एयरलाइंस की रिक्वेस्ट भी मंजूर होने की तरफ है। सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि अक्टूबर के मध्य तक चीनी एयरलाइंस को DCGA की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद कुछ और औपचारिकता पूरी होने के बाद इस साल सर्दियों में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। दोनों देशों के बीच भारत में दिल्ली और मुंबई से चीन के बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू और चेंगदू के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। कोविड-19 महामारी और गलवान घाटी झड़प के बाद बढ़ते तनाव की वजह से भारत और चीन के बीच 2020 की शुरुआत से ही सीधी उड़ानें नहीं है। दोस्तों दोनों देशों के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोगों को सिंगापुर, हांगकांग या बैंकॉक समेत अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई गेटवे के माध्यम से एक दूसरे देश जाते थे, यानी अभी भी जाते हैं। इससे न केवल समय अधिक लगता बल्कि पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता था। नेक्स्ट खबर बता दे, फिर बेनकाब हुई पाकिस्तानी फौज। POJK के प्रदर्शनकारियों पर अब फिर एक बार बेरहमी से गोलियां बरसा दी दोस्तों, जिसमें अब 6 की मौत की खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आ चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बेरहमी से फायरिंग कर दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी अपनी 38 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इन मांगों में आत्मनिर्णय का अधिकार, सस्ती बिजली और आटा आपूर्ति जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। तो वहीं आपको बता दें, अफगान विपक्ष ने तालिबान शासन किया अस्वीकार, कहा इस्लामाबाद में खोला जाए राजनीतिक कार्यालय। जी हां, अफगानिस्तान के विपक्षी नेताओं और नागरिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में एक पूर्ण राजनीतिक कार्यालय की स्थापना की मांग की है। यहां 29 से 30 सितंबर को बंद कमरे में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में उन्होंने तर्क दिया कि तालिबान का इस्लामिक अमीरात अफगान लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एकता और विश्वास की ओर नामक इस सम्मेलन का आयोजन
आयोजन साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यानी सास द्वारा किया गया। इसे जिनेवा स्थित वुमेन फॉर अफगानिस्तान यानी WFA का समर्थन प्राप्त था और इसमें महिलाओं सहित कम से कम 37 अफगान नेताओं ने भाग लिया। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। बड़ा ये खुलासा हुआ है कि ना तो भारत ना तो चाइना, अमेरिका का ये दोस्त ताइवान रूसी तेल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। दोस्तों क्या अब ट्रंप ताइवान पर लगाएंगे प्रतिबंध? आपको बता दें, अमेरिका का दोस्त ताइवान देश रशिया से कच्चा तेल का एक उत्पाद खरीदने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले इस स्थान पर भारत का कब्जा था, ऐसे में अब भारत उस उत्पाद को खरीदने में दूसरे स्थान पर चला गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दोस्त ताइवान के खिलाफ भी टैरिफ लगाएंगे, जैसा कि उन्होंने भारत के खिलाफ किया है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के लिए अपने इस दोस्त देश के खिलाफ रूसी तेल आयात को लेकर टैरिफ लगाना भारी पड़ सकता है। दोस्तों वर्तमान में ताइवान जो है वो रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। ये देश चीनी कूटनीतिक और सैन्य दबाव के विरुद्ध एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रभावी गढ़ है। ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम के अलग रूप रूसी नेफ्ता का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना है। ताइवान खुद को यूक्रेन का सहयोगी कहता है और 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने वाले देशों में से एक था। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने 2025 की पहली छमाही में $1.3 बिलियन मूल्य का रूसी नेफ्ता आयात किया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान का रूसी कच्चे तेल उत्पाद का मासिक आयात 2022 के औसत से लगभग 6 गुना अधिक स्तर पर पहुंच गया है। जी हाँ, जिनको नहीं पता कि नेफ्ता क्या है, आपको बता दें, नेफ्ता पेट्रोकेमिकल उद्योग में ओलेफिन और एरोमेटिक्स के उत्पादन के लिए एक प्राथमिक फीड स्टॉक है, जिसका उपयोग प्लास्टिक, सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक फाइबर और विभिन्न अन्य रसायनों सहित कई उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए रसायन बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस अपने दोस्त पर सेम भारत की तरह ही टैरिफ लगाएगा अमेरिका या नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ बता दें, ब्रिटेन का ईरान पर कड़ा प्रहार, 70 व्यक्तियों और संगठनों पर लगा दिया प्रतिबंध। दोस्तों ब्रिटेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 70 लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि ईरान के हथियार विकसित करने को लेकर चिंताओं के बीच ये प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंधों में 62 समूहों और 9 लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले पिछले महीने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैप बैक मैकेनिज्म को सक्रिय किया था, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को स्वतः पुनः लागू किया जा सके। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिका में सरकारी कामकाज पर लगा ताला, 7.5 लाख कर्मचारी हुए प्रभावित, 3 लाख की नौकरी पर लटकी तलवार। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में एक बार फिर अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। फंड्स की मांग वाले प्रस्ताव के फेल होने के बाद बुधवार को सरकार का बड़ा हिस्सा बंद हो गया है। ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस के डेमोक्रेट्स फंडिंग डील पर सहमत न हो सके। यह 1981 के बाद से 15वां सरकारी शटडाउन है, जिसने करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को प्रभावित किया है। इस शटडाउन के चलते शुक्रवार को जारी होने वाली अहम रोजगार रिपोर्ट टल गई। हवाई यात्रा धीमी हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च रुकी है, सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है और संघीय कर्मचारियों को फरलो पर भेजा जा रहा है। प्रत्येक दिन का आर्थिक बोझ $400 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह गतिरोध संघीय नौकरियों में और कटौती का रास्ता साफ कर सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिसंबर तक 3 लाख कर्मचारियों को बाहर करने की योजना पहले से ही चल रही है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने हवाई सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और TSA कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। दोस्तों सीनियर डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को एक अस्थायी फंडिंग बिल को रोक दिया, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने स्वास्थ्य लाभों के विस्तार को शामिल करने से इनकार कर दिया था। डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह मुद्दा करोड़ों अमेरिकियों से जुड़ा है और इसे अलग से नहीं निपटाया जा सकता। आप लोग क्या जवाब देना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।